तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी एक परफेक्ट मर्डर की कहानी है। और परफेक्ट मर्डर का मतलब होता है कि जिसमें कातिल का पता ही न चले। हालांकि पुलिस बहुत जांच पड़ताल करती है, तह तक जाने की कोशिश करती है, लेकिन जो कातिल होता है वो ऐसा जाल बिछाता है, ऐसी चाल चलता है कि पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पाती। दरअसल 14 अक्टूबर के पहले ये पूरी तरह से परफेक्ट मर्डर ही था, लेकिन 14 अक्टूबर को कातिल का पता चल जाता है, खुलासा हो जाता है। ये कहानी है बेंगलुरु की, जहाँ पर एक महेंद्र रेड्डी नाम के व्यक्ति होते हैं जो कि डॉक्टर होते हैं, और उनकी एक लड़की से शादी होती है जिसका नाम होता है कृतिका रेड्डी। दरअसल कृतिका रेड्डी और महेंद्र रेड्डी दोनों डॉक्टर होते हैं, और जो महेंद्र रेड्डी होते हैं वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट सर्जन होते हैं, और जो कृतिका रेड्डी होती हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन वगैरह की डॉक्टर होती हैं। दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी होती है, दोनों परिवार खुश होता है। डॉक्टर कृतिका और महेंद्र रेड्डी दोनों खुश होते हैं। अब एक चीज़ हम पहले और आपको बता दें कि गुत्थी को सुलझाना तब और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब कातिल कोई डॉक्टर हो। अब वो डॉक्टर अगर हथियारों के बजाय उन मेडिकल वाली चीज़ों का ही उपयोग करने लगे किसी का मर्डर करने के लिए, तो ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ यहाँ पर। अब दोनों की शादी होती है, वक्त आगे बढ़ता है, और जो डॉक्टर कृतिका रेड्डी होती हैं वो एक अपना अलग सा क्लिनिक खोलना चाहती हैं। दोनों परिवार में भरपूर पैसे थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, अच्छे खासे परिवार से थे, इनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन शादी को लगभग 11 महीने हुए थे, और 2024 में शादी हुई थी। 21 अप्रैल 2025 की बात है कि अचानक से डॉक्टर कृतिका को पेट में ज़ोर से दर्द शुरू हो जाता है, और तभी वो अपने पति के पास फ़ोन करती हैं। क्योंकि उनका जो पति था वो गैस की बीमारी का मतलब अच्छे से डॉक्टर था, तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो डायरेक्ट अपने पति को ही फ़ोन करती हैं, और फ़ोन करने पे वो घर आते हैं और उनको एक इंजेक्शन देते हैं। अब इंजेक्शन देते हैं और वो कुछ देर तक तो उन्हें दर्द होता रहता है, लेकिन इंजेक्शन से उन्हें आराम मिल जाता है और वो सो जाती हैं। उस दिन तो उनको मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, उनको आराम हो गया। और फिर से 22 अप्रैल को उनको फिर से दर्द शुरू हो जाता है। वो फिर से फ़ोन करती हैं। अब जब उनका पति ही डॉक्टर है, तो वो किसी दूसरे के पास मतलब फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो फिर से आते हैं और वही इंजेक्शन फिर से देते हैं, और कुछ ही देर में उन्हें आराम हो जाता है, वो सो जाती हैं, और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी वो अपने काम पर चले जाते हैं। अब ये सिलसिला जारी रहा। 23 अप्रैल को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, डॉक्टर कृतिका रेड्डी की। अब उन्हें फिर से ठीक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो ठीक नहीं होती हैं, थोड़ी बहुत आराम मिल जाता है। 23 अप्रैल का दिन बीत जाता है। अब आता है 25 अप्रैल का दिन, 24 अप्रैल का दिन, और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी उठते हैं और कृतिका रेड्डी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोई हरकत ही नहीं करती। अब ये देखकर वो पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं कि आखिर इन्हें क्या हो गया। वो काफ़ी देर तक उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें कुछ नहीं समझ में आता, तो वो कृतिका रेड्डी के मायके फ़ोन कर देते हैं, और उनकी माता फ़ोन उठाती हैं और कहते हैं कि मैं कृतिका को बहुत देर से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई हरकत ही नहीं कर रही हैं, लगता है कि बेहोशी के आलम में हैं।
पता नहीं क्या है, आप लोग जल्द से जल्द घर आ जाइए। अब ये सुनकर घर वाले तुरंत फ़ौरन घर आते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो जो डॉक्टर होता है वो नब्ज चेक करते ही बता देता है कि इनकी तो मौत हो चुकी है। ये सुनकर पूरे परिवार में दुख छा जाता है। ये इतना अचानक था कि कोई खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। अब गैस जैसी बीमारी इतना भी मतलब दिक्कत नहीं थी उन्हें कि उनकी ऐसे मौत हो जाए। पूरा परिवार परेशान था। किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा था कि आखिर ये अचानक हो क्या गया। अब उसके बाद जब हॉस्पिटल में मौत होती है तो ये प्लान होता है कि इन्हें पोस्टमार्टम के लिए लाश ले जाया जाए। लेकिन महेंद्र रेड्डी भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि पहले से ही इतना दुख है, जब हम जानते हैं कि उनकी मौत उनकी बीमारी की वजह से हुई है और मैं जानता हूँ अच्छे से, तो क्या मतलब है कि लाश की चीड़-फाड़ की जाए, बर्बादी की जाए, इनको अच्छे से इनका अंतिम संस्कार किया जाए। हमें किसी भी तरह की कोई शक भी नहीं है। वो उनके घर वाले मान जाते हैं, उनके मायके वाले भी मान जाते हैं, लेकिन उनकी जो बड़ी बहन होती हैं, वो नहीं मानती हैं। वो भी मेडिकल की फील्ड से थी। उनका कहना ये था कि हम चेक करवाना चाहते हैं। भले ही हम जानते हैं कि हमारी बहन की बहुत तबीयत ख़राब थी, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि उसका पोस्टमार्टम हो। अब उनके कहने पर लाश चली जाती है पोस्टमार्टम के लिए। वहाँ पर जांच पड़ताल की जाती है, फिर लाश को चीरने-फाड़ने के लिए ले जाया जाता है। लेकिन वहाँ पर एक मंज़र बहुत ही अजीब दिख रहा था। हाँ, ये सच था कि जो महेंद्र रेड्डी हैं, वो मतलब एक सर्जन थे, उनको भी चीर-फाड़ अच्छे से आती थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम के लिए उनकी पत्नी की लाश जाती है, तो वो बार-बार उस पोस्टमार्टम हाउस में घुस जाते। 1-2 बार उन डॉक्टरों ने उन्हें मना किया कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। लेकिन वो थोड़ी-थोड़ी देर पर फिर से अंदर चले जाते। जब वो तीसरी बार जाने लगते हैं, तो वहाँ पर जो बाहर बैठी पुलिस होती है, उन्हें ज़ोर से डाँटने लगती है और कहती है कि अब आप अंदर नहीं जा सकते। जो उनका काम है वो करेंगे, आपको रिपोर्ट पूरी तरह से जो होगा वो मिलेगा, आप क्यों परेशान हैं? कोई नहीं जाता अंदर तो आपको भी जानने की कोई अनुमति नहीं है। फिर वो नहीं जाते हैं, सबके साथ बाहर ही बैठ जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर कृतिका के शरीर का पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद उनका शरीर उनके घर वालों को सौंप दिया जाता है और घर वाले सब उनका अंतिम संस्कार करते हैं और 1 से 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा जाता है तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि लोगों को डाउट में डाले। वही सब चीज़ें थी जो उनको बीमारी थी, गैस की, ब्लड प्रेशर हाई की, यही सब चीज़ें थी। घर वालों को संतुष्टि हो जाती है, उनकी खास करके बड़ी बहन को, क्योंकि उन्हीं के कहने पर पोस्टमार्टम हुआ था उनके शरीर का। अब धीरे-धीरे वक़्त बीतता है और डॉक्टर रेड्डी भी अपने पत्नी के गम से उभर रहे थे। लगभग सब उस दर्द से उभर रहे थे। अब जो था उसे तो झेलना ही था और 5 से 6 महीने के बाद बिसरा रिपोर्ट आती है। आपको शायद पता होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो एक पहले आती है और 5 से 6 महीने के बाद भी आती है। हर केस में नहीं आती है, लेकिन जो चाहते हैं वो करवाते हैं। उसमें जो होता है वो सटीक पता चलता है और ऐसा ही इस केस में भी हुआ। और ये रिपोर्ट आती है 14 अक्टूबर को। अब जब उस रिपोर्ट को देखते हैं उनके मायके वाले, तो उसमें लिखा था कि इनकी मौत एनेस्थीसिया के ओवरडोज के कारण हुई है। अब ये सुनकर पूरी कहानी बदल जाती है, क्योंकि जो रिपोर्ट पहले आई थी उसमें तो ये बताया गया था कि गैस की बीमारी की वजह से इनकी मौत हुई। कई चीज़ें उसमें बताई गई थी जो कि बहुत ही नॉर्मल चीज़ें थी। लेकिन ये चीज़ सुनकर तो पूरी तरह से सब सन्न रह जाते हैं और
अगले ही दिन उनकी जो बड़ी बहन होती हैं अपने पिता को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं और ये खबर उनको देती हैं कि हमारे बहन की मौत गैस की बीमारी से नहीं बल्कि एनेस्थीसिया के ओवरडोज के कारण हुई है। अब सवाल ये था कि जब डॉक्टर कृतिका घर में ही थी तो ऐसा कौन किया। और आपको हम ये भी बता दें कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन तब लगाया जाता है जब किसी व्यक्ति की सर्जरी करना हो, चीर-फाड़ करनी हो, ऑपरेशन वगैरह, तो उसे पहले सुस्त किया जाता है ताकि उसे दर्द ना हो, तब ये चीज़ें दी जाती हैं। अब जब उसका कोई चीर-फाड़ नहीं हुआ, ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसकी क्या ज़रूरत थी? और वो तो मतलब घर में ही थी, कहीं हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं गई, तो ऐसा कैसे हो गया? अब ये चीज़ें उन लोगों को डाउट में डाल देती हैं और अगले दिन पुलिस कृतिका के पति के पास पहुंच जाती है और उनसे पूछताछ करने लगती है, क्योंकि उनके जो पति थे वो सर्जन थे और एनेस्थीसिया का इंजेक्शन अक्सर वही लगाते होंगे, इसलिए ये चीज़ और ज़्यादा डाउट में डाल देती है। अब जब महेंद्र रेड्डी को पुलिस अरेस्ट करती है और उनसे पूछताछ करती है तो पहले तो वो अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं थी। उधर उनकी बड़ी बहन ये कह रही है कि हमारे बहन का मर्डर हुआ है और ये कह रहे हैं कि जो था आप सबके सामने था और मैं ऐसा क्यों करूँगा। लेकिन सवाल तो एक ही था ना कि एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन था वो दिया किसने, और इसके बारे में तो सिर्फ ये जानते हैं, उनके मतलब हस्बैंड ही जानते हैं और इसका यूज़ सबसे ज़्यादा वो करते हैं, तो शक तो सबसे पहले उनके पति पर ही जाएगा। अब उनसे पूछताछ करने में पुलिस जुट जाती है। 1 दिन 2 दिन बीतते गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस ने जब सख्ती से उन्हें टॉर्चर करना शुरू किया तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि हमारी शादी धोखे से करा दी गई। हमें लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बात कुछ और थी। जिस लड़की से हमारी शादी कराई गई उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां थीं। हमने साल भर उसे झेला, लेकिन हम ऊब गए थे। हमेशा उसे कुछ न कुछ बीमारी होती रहती थी, इसलिए हमने सोचा कि हम एक बीमार पत्नी के साथ नहीं रह सकते। वो हमेशा बीमार रहती थी और इसलिए हमने ये कदम उठाया। उन्होंने ये भी बताया कि हमने एनेस्थीसिया का ओवरडोज इसलिए दिया क्योंकि ये एक ऐसी इंजेक्शन है जिसका अगर पोस्टमार्टम किसी इंसान को दिया जाए और उसका पोस्टमार्टम हो तो कोई इसका असर दिखेगा नहीं, और ऐसा ही हुआ था पहली रिपोर्ट में। लेकिन अगर उसकी बड़ी बहन ये चालाकी ना करती तो सच्चाई पता ही नहीं चलती। दोस्तों, इस दुनिया में अब किसी के ऊपर भी भरोसा करने लायक नहीं है। वो पत्नी जो कि अपने पति पर भरोसा करके उससे अपनी बीमारियों को बताया, उस पति ने उसकी बीमारियों का ही फ़ायदा उठाकर उसका कत्ल कर दिया। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर आपको परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ऐसी कहानियाँ सुनाने का हमारा सिर्फ एक ही इरादा है कि हम आपको जागरूक कर पाएँ, सतर्क कर पाएँ। धन्यवाद।